हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रभा में। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि हमने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज़। और अगर आपने पुराने 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं सो प्लीज़ उन्हें देखें और मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो अभी शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि an ion X3 positive is obtained from an element X with atomic mass 27 and atomic number 13. The number of proton, electron and neutron in X3 positive is respectively. तो आपको बोला है कि X3 पॉजिटिव आयन है जो कि हमें X एलिमेंट से मिल रहा है और अभी इस आयन के आपसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है। तो देखो, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एलिमेंट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका एलिमेंट एक्स आ गया तो ऊपर आता है इसका ये ए एटॉमिक मास नंबर और नीचे आता है इसका ये एटॉमिक नंबर। जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। सो ये जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। मतलब जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उतना ही होगा। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एलिमेंट एक्स है आपका, ये एलिमेंट एक्स आ गया और इसका एटॉमिक नंबर दिया है आपको 13। तो ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर 13 एंड मास नंबर दिया है इसका आपको 27। ये आ गया 27। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो फिर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो हमने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के। तो एटॉमिक नंबर दिया है 13, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए एक्स एलिमेंट के 13, प्रोटॉन भी कितने आ गए 13। अब बचते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो निकालते हैं वो निकालते हैं फॉर्मूला न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए क्या था आपका, ए था एटॉमिक मास नंबर यानी 27 और जेड का क्या था, जेड था एटॉमिक नंबर यानी 13। तो कितने आ गए, ये आ गए आपके 14, माइनस किया ना तो उसके बाद आ गया 14। तो न्यूट्रॉन आ गए 14, 14 यहाँ पे। ठीक है। पर अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में आपसे X3 पॉजिटिव आयन के पूछे हैं, X3 पॉजिटिव आयन, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे हैं। और हमने किसके निकाले, हमने निकाले एलिमेंट X के। तो हमें निकालने अभी X3 पॉजिटिव के। सो देखो X3 पॉजिटिव कब बना, जब X ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। 3 पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन 3 फिर। तो इलेक्ट्रॉन पहले हमारे पास कितने थे, इलेक्ट्रॉन थे 13, ये 13 इलेक्ट्रॉन आए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन थे 13। अब उसमें से क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10। सो इलेक्ट्रॉन बच गए 10 बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, दैट इज़ 13 एंड 14, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो क्या आंसर आ जाएगा फिर इस क्वेश्चन का। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखो प्रोटॉन कितने बोले हैं, प्रोटॉन सबसे पहले प्रोटॉन दिए हैं, सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है। तो प्रोटॉन बोले हैं 13, तो 13 ही है ना हमारे पास, तो 13 ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आए इलेक्ट्रॉन, कितने निकाले 10। सो इलेक्ट्रॉन इज़ 10। ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये न्यूट्रॉन पूछे हैं ना इसके बाद, तो न्यूट्रॉन है 14। सो यस, न्यूट्रॉन कितने आ गए 14। ठीक है। सो क्या आंसर आ गया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके। सो अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, कि पिस्टिल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखो जो पिस्टिल है, सबसे पहले पिस्टिल है क्या, सो पिस्टिल इज फीमेल
ओके, सो पिस्टिल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल। चलो डायग्राम की हेल्प से करते हैं इसे। तो देखो ये आ गया आपका फ्लावर आ गया, तो ये पिस्टिल है। सो पिस्टिल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। और इसका अदर नेम है एक कार्पल भी कहते हैं इसको। सो ये नाम भी ध्यान में रखना है। सो कई बार होता है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर अदर पार्ट्स ऑफ कार्पल इंस्टेड ऑफ पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल की जगह कार्पल भी यूज़ हो सकता है। तो अब देख लो पिस्टिल के क्या पार्ट्स हैं। सो पिस्टिल के पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये आ गया आपका पिस्टिल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है स्टेमन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पिस्टिल इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो स्टेमन के पार्ट आगे वो आगे एंथर एंड फिलामेंट। और ये पेटल और सेपल जो दिए हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो जैसे ये स्टिग्मा है तो यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन यहाँ एंटर करता है, यहाँ लैंड करता है, ठीक है, स्टिग्मा पे। और इसके बाद ये जो स्टाइल ये ट्यूब सी है इसके थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक चला जाता है, ठीक है। सो ये आ गया आपके पिस्टिल के पार्ट। और ये जो पेटल सेपल मैंने आपको बताया कि ये वेजिटेटिव पार्ट है। जो सेपल है ये ग्रीन कलर का होता है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसे सेपल बोलते हैं। और ये डेवलपिंग जो बर्ड होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जबकि ये जो पेटल, ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना फ्लावर का, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, उसे पेटल बोलते हैं। और ये जैसे कि पॉलिनेटर्स होते हैं ना, पॉलिनेशन के टाइम पे उन्हें अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। सो यस, क्या आंसर आ गया फिर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज़। तो जो बस है वो ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर 90 मिनट में। अब हमें स्पीड बतानी है बस की। तो जो स्पीड का फॉर्मूला आता है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देख लो डिस्टेंस कितना दिया है। डिस्टेंस दिया है हमें 54 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी है? स्पीड दी है 90 मिनट। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आंसर मीटर पर सेकंड में है, ना कि किलोमीटर पर मिनट में। तो हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका किलोमीटर था ना यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे चेंज कर दो किसमें? ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 54 को, तो ये चेंज हो गया अभी मीटर में, ठीक है। और नीचे मिनट दिया था, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी ये चेंज हो गई यूनिट्स किस में? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 54 है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 6 9 जा कितने हो गए? 54, ठीक है। सो 9 से 9 कैंसिल कर दो, तो क्या रह गया? 1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा है? 10। सो 10 आ गया आंसर, और यूनिट्स क्या आ गई आपकी? मीटर पर सेकेंड। सो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव द वीड्स। तो वीड्स को रिमूव करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो देखो जो वीड्स होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, और ये क्रॉप्स के साथ न्यूट्रिएंट और वाटर के लिए कम्पीट करते हैं। तो इन्हें रिमूव करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप इन्हें मैनुअली अपरूट कर दो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, मैनुअली अपरूट दी वीड्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5. So question number 5, mixing of baking soda with lemon juice leads to formation of bubbles along with evolution of a gas X. तो हमें बोला है कि जब हम बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा और लेमन जूस प्लस लेमन जूस इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक एक्स गैस बनती है, ठीक है। और जैसे ही ये गैस एक्स बनती है तो साथ में बबल्स भी निकलते हैं। तो हमें बताना है कि ये गैस एक्स कौन सी है। तो देखो जो बेकिंग सोडा होता है उसका ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। और जो लेमन जूस होता है इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। तो जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। बाकी अदर कंपाउंड्स भी बनेंगे साथ में, अदर कंपाउंड्स आ गए यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है और साथ में बबल्स निकलते हैं। तो एक्स कौन सी गैस आ गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, मतलब बेकिंग सोडा से जब हम और लेमन जूस से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेकिंग सोडा और लेमन जूस से एक नया कंपाउंड बन रहा है। सो इट इज़ दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। So A are released from refrigerator and aerosol spray causing depletion of B, and B is responsible for blocking of C of sun from reaching the earth. Identify A, B, C. तो देखो हमें बताना है कि सबसे पहले हमें बोला है कि A जो है वो रिलीज़ हो रहा है सन रेफ्रिजरेटर से। तो रेफ्रिजरेटर से तो हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद बोला है कि साथ में एरोसोल स्प्रे। तो ए तो आ गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर से निकल रहे हैं और साथ में ये एरोसोल स्प्रे वगैरह होते हैं, तो जैसे ये ऊपर की तरफ यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये ब्रेक डाउन कर जाती है आपके क्लोरीन एटम्स में, है ना। और ये क्लोरीन एटम्स आपके जब इसके साथ ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो यानी किसे डिप्लीट कर रही हैं, ये डिप्लीट करती हैं आपकी ओजोन को। तो बी आ गया आपका ओजोन। ओके, ए आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बी आ गया ओजोन। फिर हमें पता है कि जो ओजोन होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस, है ना। ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये एक शील्ड का काम करती है कि हमें सन से इसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। सो सी तो आ जाएगा हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्या ऑप्शन आ गया फिर, ऑप्शन नंबर 4 ए आ गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और किसे डिप्लीट कर रहा है, ये डिप्लीट कर रहा है ओजोन को। और ओजोन हमें किससे बचाती है, ये बचाती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, उन्हें ब्लॉक करती हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? तो बोला है कि X जो है वो एक केमिकल प्रेजेंट है हमारे स्टमक में जो क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है। बट जब एक्सेस में ये सक्रीट हो जाता है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इंडाइजेशन काउज करता है। और वाई जो है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हैं? सो हमें पता है कि हमारे स्टमक में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंट होता है जो कि फूड की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेसेसरी होता है। पर जब HCl एक्सेस में सक्रीट हो जाता है तो ये इनडाइजेशन काउज करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एक्स क्या आ गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये एक्सेस में सक्रीट होता है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है, एंटासिड। और एंटासिड का एग्जाम्पल क्या आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा कि जो एक्सेस में एसिड स्क्रीट हुआ है, HCl का स्क्रीशन हुआ एक्सेस में, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, सो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? फिर एक्स आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाई आ गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 8. In which of the following processes bacteria is not used? तो किस प्रोसेस में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वन बाय वन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इस जो दही बनाते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। लैक्टोबैसिलस आ गया एग्जाम्पल के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी में, तो ये तो करेक्ट आ गया, ठीक है, ये इसमें बैक्टीरिया यूज़ होता है। फिर आगे ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं हम, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। तो शुगर केन जूस की फर्मेंटेशन के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एग्जाम्पल राइजोबियम, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो ये तो ठीक दिए हैं। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड जो है, इसमें जिस माइक्रोब का यूज़ होता है वो है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसे, इस स्पीसीज का यूज़ होता है। और ईस्ट जो ईस्ट है ये बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि इट इज़ फंजाई, फंगस की स्पीसीज है ये, ठीक है। सो बेकिंग ऑफ ब्रेड में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो कौन सा बाकियों से अलग है? तो देखो पहले में क्या बोला है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई वगैरह जो होती है, पेड़ों का कटना वगैरह। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ड्राई लैंड की डिग्रेडेशन वगैरह, जो मरुस्थलीकरण वगैरह हो जाता है, तो उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगला क्या है, इरोजन। इरोजन का मतलब जैसे कि विंड वाटर के साथ जो सॉइल बह जाती है, रॉक के पार्टिकल्स बह जाते हैं, तो वो आ गया इरोजन। और तो ये तीनों में अगर हम देखें तो तीनों में ही एक तरह से लॉस हो रहा है ना, डिग्रेडेशन हो रही है, लॉस हो रहा है। पर अगला जो डी ऑप्शन दिया है दैट इज़ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके हम केयर करते हैं, उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बाकियों से अलग है इनमें, तो डी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस सही नहीं है? सो वन बाय वन देखते हैं ना। तो डाइजेशन इज़ ए केमिकल चेंज। सो पहले केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, इसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जबकि फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस नहीं बनते। तो अभी देखते हैं, डाइजेशन इज़ ए केमिकल चेंज। तो देखो डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो नए सब्सटेंसेस बनाता है उसमें। तो डाइजेशन तो एक केमिकल चेंज है। फिर उसके बाद क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस। तो ये वाली तो आगे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पहले वाली। फिर उसके बाद बोला है कि फोटोसिंथेसिस इज़ ए केमिकल चेंज। तो हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एक केमिकल चेंज है, बिकॉज इसमें प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी प्रेजेंस में वो फूड यानी कि ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। तो ये वाली भी करेक्ट है। अब अगले में क्या बोला है कि रेस्पिरेशन इज़ ए केमिकल चेंज। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम, है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारी सेल्स में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। तो इसमें भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं सब्सटेंस के, सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं सब्सटेंस के। तो एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है वो सब्सटेंस, बट सब्सटेंस तो वही रह रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इसमें, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है।
तो इट इज़ ए फिजिकल चेंज। सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है। सो पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो डी वाला इनकरेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू, तो फिश में गिल्स का क्या काम होता है? सो जो गिल्स हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं फिश में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखो जो जितनी भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में वो फिशेस गिल्स की हेल्प से एब्जॉर्व करती हैं। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा फिर? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्व डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कि ये जो गिल हैं वो फिशेस को जो जितनी भी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उसे एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? कि मतलब आपके पास वायर्स की कमी है और आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है, उसमें से करंट को फ्लो करवाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे इनमें से? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ब्लेड। ब्लेड का यूज़ करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ब्लेड जो है, जो ब्लेड है ये मेटल है एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि बाकी तीनों की बात करें अगर हम, पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट, वुडन स्टिक, ये तीनों जो हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फिर ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। A pendulum oscillates 30 times in 3 seconds. Choose the correct statement from among the following. तो एक पेंडुलम जो है वो 3 सेकंड में 30 बार ऑसिलेट कर रहा है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है? 1/, फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड होता है। और सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड की यूनिट होती हैं। ओके, सो अभी करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला देख लिया? तो देखो हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि पेंडुलम 3 सेकेंड में 30 बार ऑसिलेट कर रहा है। 3 सेकेंड में 30 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा वो? 10 बार। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, की एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा? तो एक सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि 10 हर्ट्स इज फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 हर्ट्स। ठीक है, अभी क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या बोला हमने? 1/, फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि 1/10 टाइम पीरियड, 1/, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आई 10, तो कितना आ गया? 0.1 सेकेंड। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। हाँ, टाइम पीरियड आया 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 हर्ट्स। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है? तो देखो पैराफिन वैक्स, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सभी पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट हैं। जबकि कोक जो है, कोक, इट इज़ नॉट बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये जो कोयल होता है, मेटलर्जिकल कोयल होता है, उसका बाई प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।